नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में। जहाँ पे आज मेरे पास जो है ना मेरी टियागो ईवी गाड़ी खड़ी हुई है। और ये गाड़ी मैंने खड़ी करने के पीछे पता है रीजन क्या है? आपने टाइटल थंबनेल वगैरह भी देख लिया होगा। इस गाड़ी को मेरे पास जो है 2 साल आज की डेट में कंप्लीट हो गए, उससे ज्यादा ही हो चुके हैं। और ये गाड़ी आज की डेट में अगर आप 2025 में डेट वगैरह की बात करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, सितंबर लग चुका है, 2 तारीख है आज। और आज की डेट में ये गाड़ी पता है 70,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो आज की वीडियो का मेन मुद्दा पता है क्या है? मैं अपना आपके साथ ओनरशिप शेयर करूंगा कि 70,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे इसके बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा है, क्या आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और साथ में इस वीडियो के 2 पार्ट में कर रहा हूं। 2 पार्ट कहने का मतलब ये, एक पार्ट में मैं अपना ओनरशिप भी शेयर कर दूंगा, दूसरे पार्ट में पता है जैसे आज की डेट में बहुत ज्यादा जो है मार्केट में क्वेश्चन चल रहा है E20 को लेके। कभी E27 के बारे में सुनने में आता है, कभी E20, फिर गवर्नमेंट कभी डीजल गाड़ियों को बैन करने की बात करती है, फिर उसमें 10% ब्यूटेनॉल जो है आने की बात करती है। तो ये सारी जो चर्चा चल रही है, तो क्या एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या आपको ईवी सेंस बनाएगी 2025 में, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये सारी बातें करेंगे और साथ में कुछ ऐसी चीजें भी शेयर करूंगा कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी अगर आप एक ईवी प्लान कर रहे हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप जरूर से कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन से थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी ये ना लगे कि क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं वीडियो का। तो पहली चीज तो ये है कि ये गाड़ी 2023 की मैन्युफैक्चरिंग है, 23 में रजिस्टर्ड कराई गई है। तो इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे 2025 में आज की डेट में इसको 2 साल हो चुके हैं, किलोमीटर चल चुके हैं। अगर आपको एमआईडी में देखना है तो एग्जैक्ट मैं दिखा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे। तो वो वाली चीज गाड़ी एग्जैक्ट अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 71,773 किलोमीटर जो है एग्जैक्ट चल चुकी है। बाकी कंडीशन वगैरह तो देखो सब्जेक्टिव है, कैसा आप रखना चाहते हो उस तरीके से आप रख सकते हो। आजकल तो मानसून का सीजन इतना तगड़ा चल रहा है, आप देख ही रहे हो, कहीं लैंडस्लाइड कहीं कुछ, तो वो चीज। बट अब देखो, क्या आपको ईवी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, वो क्वेश्चन उठ जाता है कि मैंने कैसे डिसाइड करा था कि मुझे ईवी लेनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा इनिशियल से स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे ग्रेजुअली लेके चलूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर से होगी। तो पहले जो है मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ। पहले इससे पहले जो मैं गाड़ी यूज कर रहा था वो थी ऑल्टो की 800, मारुति की, बेसिकली ऑल्टो 800 की बात कर रहा हूँ। वो पेट्रोल में ली गई थी और सेकेंड हैंड गाड़ी थी। लगभग 2 साल हमने अपने पास रखी और 90,000 किलोमीटर चला ली भाई वो गाड़ी। उसके अंदर कुछ अच्छा भी था, कुछ बुरा भी था। तो वो देखो सब्जेक्टिव वाली चीज यहाँ पे जो है हो जाती है, कुछ लोगों को वो भी पसंद आ सकती है, नहीं भी पसंद आ सकती है। बट कहीं ना कहीं उस गाड़ी के अंदर दिक्कत क्या थी? पहला तो रीजन था सेफ्टी। दूसरा था वो कहीं ना कहीं उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी। सिटी में चलाते थे तो 15-16 का एवरेज दे देती थी, तो वो चीज। फिर कहीं ना कहीं अपग्रेड भी करना था। तो मार्केट में जब भी आप अपग्रेड की सोचोगे या फिर एक गाड़ी सोचोगे जो कि आपके पॉकेट पे बहुत ज्यादा जो है एफिशिएंट पड़े, कहने का मतलब है ज्यादा जोर ना पड़े, तो कहीं ना कहीं दो ऑप्शन आपके पास निकल के आएंगे। एक तो ऑप्शन रहेगा आपके पास कि आप सीएनजी गाड़ी ले लो, कम बजट में 7-8 लाख, नॉर्मल 7-8 लाख में तो आज की डेट में ऑल्टो भी आपको नहीं मिलेगी, तो वो वाली चीज है। तो दूसरी चीज आपके पास ऑप्शन ये आएगा कि आप ईवी देख सकते हो, कई लोग डीजल का ऑप्शन देंगे। बट इन चारों सेगमेंट में पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, इन सब गाड़ियों में से अगर आप कंक्लूड करके निकालोगे ना, 10 लाख के दायरे में, 10-11 लाख रुपए में परफेक्ट वेरिएंट और परफेक्ट कार जहां पे आपके पैसे बचेंगे, ऑटोमेटिक गाड़ी मिल जाएगी, सेफ्टी मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस भी आपके लिए मैटर करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये सब चीजें देखोगे तो आपको ईवी ऐसा हो ही नहीं सकता आप ईवी के पास ना जाओ। बट सिचुएशन कहां बनेगी? सिचुएशन पता है कहां बनेगी? सिचुएशन यहां पे बनेगी जब भी आप ईवी लेने जाओगे तो कुछ लोग तो आपको डराएंगे कि ईवी नहीं लेनी चाहिए, इसकी बैटरी खराब होगी, वो होगी। तो मेन मुद्दा ये भी आएगा। दूसरा मुद्दा निकल के आएगा कि भाई मैं गाड़ी को चार्ज कहाँ करूंगा। चलो गाड़ी मान लो मेरे को 200 किलोमीटर घर पे चार्ज करने के बाद निकाल रही है, तो कहीं मैं इसको लंबा लेके जाऊंगा तब कैसे करूंगा? तो भाई आज की डेट में 2025 में ये लगा लो अच्छे खासे चार्जर्स आपको एनसीआर में, एनसीआर के बाहर। बट एक क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। वो क्यों क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि अगर आप थोड़ा सा साउथ, सॉरी साउथ तो गलत कह रहा हूं, वेस्ट की तरफ जाओगे
तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि चार्जर की मारामारी है, चार्जर इतने ज़्यादा नहीं है, एक आध चार्जर है, तो वो वाली थोड़ा सा मैं जानना नहीं चाहता, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि 2 साल गाड़ी को चलाने के बाद इतना तो मुझे पता पड़ गया है कि ईवी आज की डेट में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाहर ले जाने में आपको डर लग सकता है अगर आपकी कम रेंज वाली गाड़ी है। बाकी कुछ और चीज़ें भाई देख रहे हो, कितना माहौल देख रहे हो, इन्हें पता नहीं है कहाँ से निकल आए हैं, तो वो चीज़ है। तो ये है। तो आपके दोनों क्वेश्चनों का जवाब दे देता हूँ, फोन को लगा देते हैं इधर की तरफ। दोनों क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए पता है क्या है मेरे पास, ये गाड़ी 70,000 किलोमीटर मैंने चलाई, मानसून में भी चलाई है, गर्मी में भी चलाई है, ठंड में भी चलाई है, बट एक जगह नहीं चलाई जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है मैं चलाऊं, वो है बर्फ के अंदर। कहने का मतलब बर्फ से ये नहीं है कि बर्फ भर रही है और मैं उसको अंदर दगा दूं वाली, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है तो वो वाली चीज़ है। तो एक सिचुएशन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप स्पेशली टियागो ईवी की बात करोगे ना, तो टियागो ईवी कंपनी बोलती है 315 की रेंज देगी, रियल लाइफ में 215 कहीं ना कहीं निकल के आ जाती है। बट ईवीज अगर आपके पास हैं या फिर आप ईवी लेने का बिल्कुल माइंड बना चुके हो, तो एक मैं आपको जो है ना ये बता देता हूँ बिल्कुल क्लियर, ये गाड़ी अगर आप घर पे चार्ज करोगे वेल एंड गुड है, सिटी में चलाओगे कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप लंबा लेके जाओगे तो कंपनी बोलती है अगर आप इसे 30 किलोवाट के चार्जर पे अटैच करते हो तो 58 मिनट लगते हैं 10 to 80% चार्ज होने में। 10 to 80% चार्ज करने का मतलब है कि सिर्फ आपको 70% जो चार्ज है वो मिलेगा 58 मिनट के अंदर। नीचे 10% के लिए जाओगे, मान लो क्या आप सोच रहे हो कि मेरी गाड़ी जब 2-3% पे हो जाएगी तब मैं चार्ज पे लगाऊंगा, तो इस गाड़ी में मोस्टली जितनी भी गाड़ी आ रही हैं, हाई एंड गाड़ियों की नहीं बात कर रहा, पर अगर आप लगा रहे हो कि 20 लाख से नीचे नीचे अगर आप आते हो तो एक इशू आपका फील होगा कि वो गाड़ी 10% से नीचे आने के बाद उनके अंदर लिम्ब मोड, टर्टोइज मोड, एक तरीके का परफॉर्मेंस लिमिटेड मोड जो है वहाँ पे लग जाता है, और वो गाड़ी 10 से नीचे अपना एसी बंद कर देती है। दूसरा, स्पीड कहीं ना कहीं 50-60 के दायरे में आ जाती है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि एक रिजर्व अमाउंट ऑफ जो बैटरी बच जाती है उसको आप बहुत कम यूज करोगे। दूसरी चीज, घर पे जब आप चार्ज करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 100% यूटिलाइज कर सकते हो, 90%, 10% तो फिर भी आपके बेकार देंगे। बट अगर आप बाहर जा रहे हो तो इन गाड़ियों में क्या है, ये 80, 82, 85% तक तो स्ट्रॉन्ग बढ़िया तरीके से फास्ट चार्ज होती हैं। बट जैसे ही 85% से ऊपर जाने लगता है मामला, तो भाई कहीं ना कहीं ये गाड़ियां बहुत स्लो चार्ज होती हैं, सेल बैलेंसिंग होता है जो कि आपको सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड इन सब के अंदर नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप एक ईवी गाड़ी ले रहे हो और छोटी बजट की गाड़ी ले रहे हो तो आपको ये वाली चीज़ें भी माइंड में होनी चाहिए कि हाँ भाई जो मुझे यूटिलाइजेशन ऑफ परसेंटेज मिलेगा, या फिर अगर आप कहीं खाना खाने बैठे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी आपको ऐसा है कि मुझे 400-500 किलोमीटर तय करने हैं, जैसे मैंने कर रखा है, मैं इसको श्रीनगर तक लेके गया हूँ, मनाली 2-3 बार लेके चला गया, शिमला चली गई, तो ये जो रीज़न है अच्छा खासा मैंने करा है, तो उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इस ईवी में कि ये 80% से ऊपर फास्ट चार्ज ना होना, नीचे 10% से स्पीड का ना मिलना, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा ईवीज पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है। बट ये जो है सब ईवीज पर लागू नहीं होता है, कुछ हाई एंड ईवीज हैं जो कि ऐसा नहीं करती हैं, कुछ आपको स्पीड जो है 90-100 की आसपास दे देती है, जो महिंद्रा ने अभी रिसेंटली लॉन्च करी है। तो वो चीज़ तो दो ये सवाल थे कि चार्ज कहाँ करूँगा और ओवरऑल के, मान लो हाँ एक सवाल और आता है लोगों के मन में कि बैटरी को लेके, तो बैटरी को लेके मेरा मानना ये है कि पहली चीज़ तो आज की डेट में बैटरी के जो प्राइसेस हैं वो भाई धीरे धीरे गिर ही रहे हैं, वो तो आप देख भी रहे होगे कि थोड़ी सी गाड़ियाँ अफोर्डेबल भी होती जा रही हैं, जो पेट्रोल डीजल का प्राइस है उसी के ऊपर आ रही हैं। बट मेरा एक मामला समझ में ये नहीं आता, मामला तो गलत ही बोल रहा हूँ, मेरे को एक मार्केट ये समझ में नहीं आता कि ईवीज गाड़ियाँ आ रही हैं, लॉन्च हो रही हैं, सब ब्रांड ला भी रहे हैं, बट पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रांड जितने भी हैं, स्पेशली टाटा को छोड़ के, छोटे सेगमेंट में ईवीज नहीं ला रहे हैं। यार 30-40 लाख की, 20-25 लाख की, 18-20 लाख रुपए की गाड़ी हर एक कोई तो लेगा नहीं, हर किसी को भाई इस तरीके की छोटी गाड़ी तो चाहिए, और ये भाई सिर्फ टाटा आपको ऑफर कर रहा है। और टाटा के पास क्या है, टाटा कम्स विद इश्यूज जैसे कि कभी कोई दिक्कत आएगी, सर्विस से रिलेटेड आपको इशू आएगा, माल फंक्शंस बहुत सारे होंगे। अब जैसे हैरियर आई है, हैरियर के साथ भी ओवर द टाइम आप देखना इस तरीके के आपको जो इश्यूज हैं वो देखने के मिलेंगे। तो ये मेन दो सवाल आपके रहे। उसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ ईवीज को लेके, वो ये है, पेट्रोल गाड़ी लोगे, डीजल गाड़ी लोगे, तो कई लोग पूछते हैं कि भाई कैसे पैसे बचाएगी, बाहर चार्ज करेंगे डीजल के रेट में पड़ जाएगी। उसका जवाब आपको दे देता हूँ।
तो ये गाड़ी अगर आप घर पे चार्ज करते हो तो लगभग यूपी के आसपास जो चल रहा है 6.5 से 7 रुपए के आसपास पर यूनिट जो कॉस्ट है ना वो आती है। और ये गाड़ी मैक्स टू मैक्स अगर आप एसी भी कांस्टेंट चला रहे हो, हाँ एक सवाल आपके मन में ये भी आएगा कि जब मैं चार्ज कर रहा हूँ, मान लो मुझे गाड़ी के अंदर बैठना है, तो क्या गाड़ी का एसी चलेगा? आउट देयर जितनी भी इंडिया के अंदर ईवीज आ रही हैं सब के अंदर ये फंक्शन आपको दिया जाता है, हीटर एसी सब कुछ चलेगा, सिर्फ गाड़ी नहीं चलेगी चार्जिंग के टाइम पे, बाकी सब कुछ चलेगा। तो वो एडवांटेज आपके पास मिल जाता है। दूसरी चीज, जब आप चार्ज कर रहे हो गाड़ी बंद है तो आपको 24 यूनिट लगेंगे, 7 × 24 अगर आप करते हो तो लगभग 170 रुपए आपके लगने वाले हैं घर पे, अगर आप बिल्कुल रोज गाड़ी को खाली करते हो। ये चीज कई लोग बोलते हैं कि बाहर जब चार्ज करते हैं तो एक्सपेंसिव पड़ती है। हाँ, डबल का अंतर कहीं ना कहीं आ जाता है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि जितने भी रिलायबल चार्जिंग पार्टनर्स हैं आउट देयर, अगर आप ईवी की बात करते हो, स्टैटिक है, 4 जोन है, नंबर 1 पे हमेशा मैं स्टैटिक रखता हूँ, और साथ में तीसरे नंबर पे आप टाटा पावर भी ले सकते हो। तो इनके जो ओवरऑल कॉस्ट है ना चलाने की, बेसिकली बाहर चार्ज करने की, जीएसटी वगैरह 21 से 22 रुपए यूनिट कहीं ना कहीं पड़ता है। कुछ थोड़े से सस्ते भी पड़ते हैं, जैसे अडानी के 10 रुपए यूनिट भी पड़ जाते हैं। आई थिंक जितना मुझे याद है भारत पेट्रोलियम के जितने चार्जर्स हैं वो आपको 14 रुपए यूनिट ऑफर कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग अलग है, बट अगर आप रफली कैलकुलेट करोगे, जो मैंने कैलकुलेट करा है, अगर आप मैक्स टू मैक्स भी चार्ज करते हो ना तो 2.2 किलोमीटर जो है पर रुपए बेसिकली ये गाड़ी आपको कॉस्ट करती है। इतने रुपए में आपको कोई पेट्रोल डीजल सीएनजी गाड़ी नहीं कॉस्ट करेगी, तो ये चीज आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि महंगी है। देखो, अगर लेट से अगर आप टियागो का एग्जांपल लेके चलते हो, टियागो में पेट्रोल भी आती है, सीएनजी भी आती है, और साथ में ईवी भी आती है, डीजल नहीं आता है। अगर कोई बंदा इस तरीके से सोच रहा है, जैसे मैं कई आजकल पॉडकास्ट वगैरह देख रहा हूँ लोगों के, जो ईवीज पे चर्चा चल रही है, तो उनमें कहीं ना कहीं लोगों को ये बोल देते हैं डीजल गाड़ी से महंगी पड़ती है। पता नहीं कहाँ का गणित है, ये तो मुझे नहीं समझ में आया, बट मेरा गणित जो बोलता है मैं वो बता देता हूँ कि देखो, अगर आपको डीजल गाड़ी चाहिए तो कम से कम वेन्यू सोनेट इस तरीके की गाड़ी पे जाना पड़ेगा। सबसे ही सस्ती गाड़ी चाहिए तो कहीं ना कहीं 10-11 लाख रुपए आपको डालने पड़ेंगे एक डीजल गाड़ी में। वहां पे आपको मैनुअल नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई जाएगी। एक एडवांटेज मिल जाएगा कि आप उस गाड़ी को कहीं भी लेके जा सकते हो, जाने को ये भी जा सकते हैं, बट मैं ये गाड़ी पता है किन लोगों को रिकमेंड करता हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी एक गाड़ी पेट्रोल सीएनजी या डीजल वगैरह के अंदर है, आपको पैसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी चाहिए। इंडिया के अंदर जितनी भी ईवीज आज की डेट में बिक रही है ना, किसी को इन्वायरमेंट फ्रेंडली गाड़ी नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सबको एक ही चीज चाहिए कि उनके पैसे बचने चाहिए। और वो मुझे ऐसा लगता है कि ईवीज पैसे बचा देती हैं रनिंग कॉस्ट के उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके अंदर इंजन ऑयल का खर्चा नहीं है, इनके अंदर जो ओवरऑल एयर फिल्टर बेसिकली जो लगता है उसका खर्चा नहीं है, ब्रेक आपके कम से कम घिसते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं, या मतलब जो मैं सुन रहा हूँ आज की डेट में, कि ईवीज हैवी होती हैं तो टायर ज़्यादा घिसते हैं। पता नहीं उन लोगों का ऐसा कैसे मानना है, बट मैंने 70,000 किलोमीटर चलाई, तो मैं एक चीज़ तो बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको एवरेज ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये गाड़ी अगर आप टायर डलवा रहे हो तो 30-40 हज़ार में घिस जा रही है। जितने पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां चलती है ना, वही एक्सपीरियंस मुझे इनसे मिल रहा है। एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, टाटा के साथ में क्या है कि टाटा जो अपनी टियागो ईवीज के साथ में गाड़ियां के साथ जो टायर ऑफर करता है ना, बेसिकली अपोलो के अमेजर एक्सपी लगा के दे रहा है। जो भी ये टायर यूज कर चुका है ना, उसको पता होगा कि भाई कितने घटिया टायर हैं। अब मैंने फिलहाल अगर आप टायर देख रहे होगे तो अलॉय और टायर चेंज करा रखे हैं, कॉन्टिनेंटल के टायर डले हुए हैं, जो कि इतने बढ़िया टायर है ना, ब्रेक कंफर्ट सॉफ्टनेस टायर के अंदर लाजवाब आपको फील होती है। तो टायर से रिलेटेड तो देखो ये चीज है। और दूसरी चीज, सर्विस कॉस्ट में भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। कहने का मतलब है, जहां पे डीजल की कॉस्ट अगर आप निकालते हो या सीएनजी की कॉस्ट 7-8 हजार टच कर रही है, बेसिकली टिगोर टियागो की बात करूं, अगर आप नॉर्मल चीजें कराते हो, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, इंजन ऑयल, तो ये सब, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भाई एक्सपेंसिव तो है। बट उन लोगों का कैसे कैलकुलेशन है मैं उस पर जा भी नहीं रहा हूँ। मैं पता है ये वाली वीडियो सोच रहा था कि किसी दूसरे क्रिएटर के साथ में मिलके जो है शेयर करी जाए, ताकि ये वीडियो दूर दूर तक जाए, लोगों को पता पड़े कि जो बंदे ईवीज यूज कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं ईवीज को लेके। बट अब मैं चाहता नहीं कि ये बात बोलूं, बट मैं कोड कर देता हूं। जितने भी आप क्रिएटर आउट देयर देखते हो जो भी बोलते हैं कि ईमेल पे अपना ओनरशिप शेयर करना चाहते हो, टाइप करके लिख के भेज दो। मैं पर्सनल बता रहा हूं, जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो मैंने महक, अरुण,
DDS रवि जो आप जानते हो, और आई थिंक एक और क्रिएटर है, इन सबको ईमेल करा था, बात भी हुई। बट जहाँ पे भी मैं ये बोलता हूँ कि मैं खुद वीडियोस बनाता हूँ, भाई क्वेश्चन मार्क लग के आ जाता है और फिर बात आगे नहीं बढ़ पाती है। तो ये मैंने बता दिया है, मार्केट में ऐसा चलता है तो चलता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा भाई अपने चैनल पर डाल देते हैं, देखा जाएगा, जो होगा कोई बात नहीं। अब कुछ और चीजें देखो, जैसे मैंने फील करी हैं जो आपको पता होनी चाहिए ईवी से लेने से पहले, वो ये है कि भाई क्या ईवी सेंस बनाएंगी 2025 में? हाँ भाई, बहुत सेंस बनाएंगी। गवर्नमेंट आप देख रहे होगे, लोगों की गाड़ियां 2-2 साल पुरानी में भी दिक्कत आने लग रही है, गवर्नमेंट उसमें E20 पेट्रोल को बोल रही है। मेरे पास ये लगा लो 2022 की रजिस्टर्ड गाड़ी है, टोयोटा की ग्लेंजा है, बलिनो भी आप बोल सकते हो। अब उस गाड़ी में कंपनी बोलने लगे वो गाड़ी ऑलमोस्ट 35-37,000 किलोमीटर चली है 2 साल के अंदर। तो गवर्नमेंट बोलती है कि मैं उसके अंदर E20 पेट्रोल डालूंगा तो मेरा 5 से 6% एवरेज गिरेगा। दूसरी चीज निकल के आती है, गवर्नमेंट नहीं बोल रही, गवर्नमेंट तो ये बोल रही है कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आउट देयर जितने भी इंश्योरेंस कंपनी या फिर जितने भी मैन्युफैक्चरर वारंटी दे रहे हैं गाड़ी पे, क्लेम कर रहे हैं कि अगर गाड़ी के फ्यूल लाइन, इंजेक्टर, पेट्रोल वाला जो टैंक है बेसिकली, और उसके रिलेटेड इंजन हेड वगैरह में कोई दिक्कत आई, हम वारंटी नहीं देंगे, ना ही इंश्योरेंस में क्लेम करेंगे। और ये मुद्दा उठ के गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब देखना ये क्या निकल के आता है। बट एक चीज तो मुझे ये समझ में आ गई कि आप आज की डेट में पेट्रोल डीजल गाड़ी लेके भी ये सोच नहीं सकते, क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता उस पर कि क्या मैं इसको लेके 15 साल रख सकता हूँ। कल को कंपनी बोलेगी कि मैं E27 पेट्रोल डालूं, हो सकता है कल को E30 पेट्रोल के बारे में आ जाए। डीजल में 10% ब्यूटेनॉल डालने की बात हो रही है। ब्यूटेनॉल बेसिकली केमिस्ट्री वगैरह जितने भी पढ़ते होंगे लोग, उनको पता होगा कि किस बारे में बात हो रही है। तो उस चीजों को देखते हुए तो ईवी बहुत बढ़िया है। कैसा भी पेट्रोल लाओ, पेट्रोल पंप पे आपको जाना ही नहीं। बिजली के प्राइसेस कई लोगों को लगता है कि बोलते जैसे इंटरनेट पे नहीं बात होती उसके, अगर आप नॉर्मली देखोगे तो बात हो जाती है कि कल को गवर्नमेंट आज की डेट में ईवीज को पुश कर रही है, कल परसों जब ईवी ज्यादा बिकने लगेंगी तो बिजली के जो प्राइसेस हैं वो हाई हो जाएंगे। हो सकते हैं पेट्रोल के भी प्राइसेस हाई होंगे। आज 100 रुपये लीटर है प्योर पेट्रोल, अगर 100% ऑक्टेन वाला पेट्रोल आपको चाहिए तो 160 रुपये पर लीटर का कॉस्ट करेगा। डीजल आज की डेट में 90-95 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे भी हो, मैं डलवाता नहीं तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। बिजली के प्राइसेस आज की डेट में 7-8 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट लोग रेंट वगैरह पर रहते हैं, कुछ लोग 10 रुपये भी दे रहे होंगे। 10 रुपये के हिसाब से भी लगाते हो तो 240 रुपये में आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर चल रही है। डेली चलाओगे, घिसने वाली चीज़ों की बात करोगे बहुत कम है, वियर एंड टेयर बहुत कम होता है। बट कहीं क्वेश्चन मार्क ये भी निकल के आता है, लोग ये बोलते हैं कि ईवीज के पार्ट एक्सपेंसिव हैं। मेरा क्या मानना है, ये गाड़ी सर्विस के अलावा ऑलमोस्ट इतनी बार सर्विस सेंटर चली हो गई होगी, अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको पता नहीं होगा। अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टाटा वालों के इस गाड़ी पे 5 से 6 लाख रुपए लग गए होंगे पार्ट चेंज करने में। ऑलमोस्ट अच्छे खासे पार्ट चेंज हो गए। अब वो तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पहली लॉट की गाड़ी आप चाहे टाटा की ले लो, चाहे महिंद्रा की ले लो, इंडियन ब्रांड्स में इशू आते हैं, क्योंकि भाई वो मुझे ऐसा लगता है कि वो टेस्ट नहीं करते। जैसे मैं मारुति का एग्जांपल आपको दूं, उनकी ई विटारा आने वाली है, पहली 2025 में गाड़ी आएगी ईवी में। पहली बात तो मारुति ये बोल रही थी कि भाई हम ईवी पे नहीं जाएंगे, हमारा विजन है कि हाइब्रिड गाड़ी ज़्यादा फ्यूचर रेडी है। हाइब्रिड गाड़ी का तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो तो दोगली गाड़ी है, ना तो वो पेट्रोल ही है प्योर, ना तो वो ईवी है पेट्रोल, दोनों का मिक्सचर है। कल को पेट्रोल का भी खर्चा आएगा, मेंटेनेंस का भी खर्चा आएगा। ट्रांसमिशन ईसीवीटी आता है, कुछ दिक्कत आ गई, उसका मेंटेनेंस का खर्चा कितना आ जाएगा। दूसरी चीज, बैटरी पैक में 8 साल की वारंटी मिल रही है, 1,60,000। आज की डेट में ये लगा लो लोग 2-2 लाख किलोमीटर इजीली चला देते हैं। जब मैंने 2 साल के अंदर 70,000 किलोमीटर ये गाड़ी चला दी, तो आने वाले 2-3 साल में क्या ये गाड़ी 1.5 लाख नहीं टच करेगी? तो 1,60,000 किलोमीटर को अचीव करना कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, पॉइंट आ सकता है। बट ईवीज में मुझे क्या पर्सनली अच्छा लगता है, प्योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, रिडक्शन गियर सिस्टम आपको देखने को मिलता है, जहां पेडल प्रेस करोगे वहां से चढ़ जाएगी। सीएनजी गाड़ी से लोग कंपेयर करते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सीएनजी गाड़ी को आप पहाड़ पे एक बार लेके जाके देखो, हाई एल्टीट्यूड में आप चढ़ाओगे। मेरे दोस्त के पास टिगोर है सीएनजी के अंदर, भाई मसूरी के पहाड़ों पे उसका दम निकल जाता है, 3 बंदे बैठे हुए होते हैं। तो पेट्रोल के अंदर बात कर रहा हूँ। और ईवीज गाड़ी अगर आप
जितना मैंने चलाया है, देखो मैंने पेट्रोल डीजल गाड़ी नहीं चलाई है, ईवी चला ली, सीएनजी गाड़ी बहुत बढ़िया चलाई, पेट्रोल गाड़ी अच्छी खासी चलाई। 1.2 1.5 से भी आप अगर इस गाड़ी को कंपेयर करते हो ना, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है। अब देखो, ये जो वीडियो है इसका कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या है, कि मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं। अब थोड़ी सी कमियां भी बता देता हूं कि कमियां क्या हैं। चार्जिंग इंफ्रा वीक है, ईवीज पे आप रिलाय नहीं कर सकते, चाहे आप 500 किलोमीटर वाली गाड़ी क्यों ना ले लो। अब मैं बता देता हूँ ये वाली बात मैं इतनी बढ़िया तरीके से कैसे कोड कर पा रहा हूँ। 70,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी ना, ये मुझे ये वाली फील नहीं आती है कभी भी कि मैं आज यहाँ से निकलूँ और मैं गाड़ी को गोवा लेके चला जाऊँ, ये वाली फील नहीं आती है। दूसरा फील ये आता है कि ये गाड़ी ने मेरे को वारंटी जो दी है बेसिकली टाटा ने 1,60,000 किलोमीटर तक की दी है, और 8 साल, 8 साल से पहले चल जाएगी। उसके बाद लोगों को डर लगता है क्या बैटरी पैक को लेके, तो दोनों क्लियर कर देता हूँ। चार्जिंग इंफ्रा आपको भी फील होगा, बट ओवर द टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है चार्जिंग इंफ्रा बढ़ रहा है, दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे मैं दिक्कत पता है कैसे बोल रहा हूँ, आप चार्जिंग पे गए हो, ऑलरेडी कोई चार्जिंग पे गाड़ी लगी हुई है, चार्जर लिमिटेड है। दूसरा इशू फील होगा, बहुत ही ज़्यादा बारिश पड़ रही है, लाइट चली गई, आप पहुंचे तो दिक्कत आ जाएगी। हो सकता है 2-3 घंटे लाइट ना आए, आप फंस गए। एक चार्जर था जिसके भरोसे आप गए हुए थे, जो कि मेरे साथ हो चुका है। तीसरा ऑप्शन, हाँ तीसरा ऑप्शन बहुत बढ़िया आप लोगों को लगेगा। आप दिल्ली एनसीआर लेके जाते हो गाड़ी को, चंडीगढ़ मोहाली इधर की तरफ, नैनीताल मनाली इधर कहीं भी लेके चले जाओ, कहीं भी आपको चार्जर इतने मिलेंगे, स्टैटिक के चार्जर इतने सारे हैं, आप कहीं भी किसी भी टाइम कभी भी लेके जा सकते हो, वहां दिक्कत नहीं आ सकते, बिजली को भी लेके भी। तो वो वाली चीज है। कई लोग, मेरे को एक चीज और समझ में आई, लोग बोलते हैं कि बिजली बनाने के लिए कोल जल रहा है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है गाड़ी। ऑनेस्टली बताऊं, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस कर रखा है। मेरे घर में दोनों गाड़ियां, जब पेट्रोल की गाड़ी स्टार्ट होती है ना, जहां गाड़ी पार्किंग में खड़ी होती है भाई, इतनी गंदी स्मेल आती है पेट्रोल जलने की। और पहाड़ों में चले जाओ ना, जो बंदे जा रखे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर गाड़ियां मतलब लाइन में लग जाए ना, डीजल गाड़ियां ऑन हो, इतनी गंदी स्मेल करती है ना, ये गाड़ी वो नहीं करती। और साथ में ब्रेक इसके ज़्यादा नहीं घिसते, इंजन ऑयल ज़्यादा बेकार नहीं करती, एयर फिल्टर ज़्यादा फेंकने नहीं पड़ते। हर 10,000 किलोमीटर पे आपको एयर फिल्टर चेंज नहीं कराने। चेंज कराना है तो क्या, 30,000 किलोमीटर पे हर बार आपको गेयर ऑयल चेंज कराना है, जो कि सिर्फ 900 ml डलता है। बाकी बिजली की रही बात, तो ये कहीं ना कहीं ईवीज क्लीन है, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। चाहे वो सोलर से आ रही हो, विंड से आ रही हो, कोल से आ रही हो, थर्मल से आ रही हो, हाइड्रो से आ रही हो, किसी भी पावर प्लांट से बिजली आ रही हो, पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में क्लीन है। जब आप इसे कहीं भी अपने सिटी में चलाओगे, क्लीनिनेस आप फैलाओगे। पानी में ले जाने के बाद इन गाड़ियों में, जैसे डीजल पेट्रोल गाड़ियों में साइलेंसर में पानी घुस जाता है, इसमें वो इशू भी नहीं आता। बट कुछ लोग ज़्यादा ही भाई गाड़ियों को अग्रेसिव ले लेते हैं। मैं एक रील देख रहा था, एक्सयूवी 400 थी भाई, उसने अंडरपास के अंदर पूरी गाड़ी घुसा दी, बोनट तक पानी आ रहा था, फिर तो गाड़ी खराब होना तय ही है। तो वो वाली चीज़ है। बाकी और कुछ मुझे इस गाड़ी के बारे में बढ़िया, जो टाटा मुझे लगता है कि बढ़िया कर सकता है, क्योंकि और कोई ब्रांड तो इस सेगमेंट में गाड़ी ऑफर कर ही नहीं रहा है, जो मुझे लगता है टाटा को करना चाहिए। ये गाड़ी टाइम ज़्यादा लगा देती है चार्ज होने में, ऑलमोस्ट 1 घंटा 45 मिनट लगेगा अगर आप ये गाड़ी पहली बार ले रहे हो, या फिर कोई सी भी गाड़ी ले रहे हो। 30 किलोवाट 60 किलोवाट किसी पे भी लगा लो, ये गाड़ी इतने घंटे में ही चार्ज होने वाली है। टाटा क्या कर सकता है, 2 ऑप्शन कर सकता है मेरे नज़र में। अगर टाटा में से कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इस पे अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। एक चीज़ तो ये, इस गाड़ी के अंदर जो बैटरी पैक आता है वो 24 किलोवाट का है, जिसके अंदर लिथियम आयन वाला सेल है, सिलेंड्रिकल सेल का ऑप्शन मिलता है, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिलायबल है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं होती। बट अगर टाटा को इसमें एक स्टेप ऊपर जाना है तो इसके अंदर प्रिज्मेटिक सेल का ऑप्शन दो, जहां पे सेम कैपेसिटी के अंदर ज़्यादा सेल फिट आ पाए और आपको ज़्यादा वोल्टेज होल्ड कैपेसिटी मिल सके, ज़्यादा डेंसिटी मिल सके वोल्टेज की। तीसरा काम उसमें ये लोग ये कर सकते हैं कि इसके अंदर चार्जिंग स्पीड को बढ़ा दिया जाए। यार ये गाड़ी 17-18 किलोवाट पे चार्ज होती है मैक्सिमम। अगर किसी बंदे को ईवी की तरफ जाना है, बैटरी पैक बड़ा नहीं लगा सकता है, प्राइस ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ब्रांड को ये कर देना चाहिए, कम से कम ये गाड़ी 50 किलोवाट को सपोर्ट करे, 30 को करे, इतना तो कर ही सकते हैं। आधे घंटे में चार्ज हो जाएगी, कितना बढ़िया, आधे घंटे में आपको 200 किलोमीटर मिल रहे हैं, कितना बढ़िया ऑप्शन है। कहाँ आधा घंटा, कहाँ 1 घंटा 45 मिनट अंतर आ जाता है। तो जो मेरा ओपिनियन है, इन ऑलमोस्ट 2 सालों के अंदर खर्चे की बात करोगे सर्विस पे, मैं ये भी बता देता हूँ सर्विस पे आपका क्या खर्चा आएगा। आप लगा के चलो
2000 से 4000 के बीच में हमेशा आपका खर्चा कांस्टेंट रहेगा। इनफैक्ट अगर कभी ऐसा भी होता है कुछ आपको पार्ट वगैरह चेंज कराने पड़ते हैं तो थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कि हाँ हो सकता है, बट अगर आप अच्छे चलाने वाले में से हो, रेस ड्राइव नहीं करते हो, ये गाड़ी आपको बहुत लंबा जो है ना सपोर्ट करेगी इन टर्म ऑफ किसी की चीज़ की बात कर लो, सस्पेंशन, स्टीयरिंग, सब कुछ के अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस करा इन 2 साल के। आगे भी एक्सपीरियंस करूंगा, ये मेरा प्लान है कि मैं इसको पूरे 15 साल रखूं, 20 साल रखूं, जितनी इसकी औकात है उतना रखूं। तो ये कुछ मेरी तरफ से था। बाकी और लोगों ने कुछ सवाल पूछे हो जो मेरे से मिस हो रहे हो तो मुझे अभी माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। बाकी टाटा इसमें और क्या कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हर एक प्रोडक्ट में होती है, वो ये है कि लाइट का सेटअप, हेलोजन सेटअप ऑफर करा गया है जो कि बहुत ही घटिया है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता। हाईवे के लिए तो रात की ड्राइविंग में बहुत गंदी है भाई, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ईवीज को लेके और मेरा मानना क्या है, देखो और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग सवाल उठाते हैं। ईवीज को लेने के बाद ना आपको एक चीज़ तो हमेशा करनी पड़ेगी, चाहे आपकी गाड़ी 400 किलोमीटर चल रही है, चाहे आपकी गाड़ी 500 किलोमीटर चल रही है, आप उस गाड़ी को ज़्यादा तेज़ नहीं चला पाओगे। तेज़ से मतलब है गाड़ी भगेगी, ब्रांड बोलेगा कि 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में वो 10 to 100% जा रही है, बट आप उसको कभी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप लंबा जा रहे हो तो आपको रेंज चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस जा रहे हो रोड इतने नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि भाई क्या ही फ़ायदा है। आप कांस्टेंट चलाओगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे मेरा चलाने का क्या वो रहता है, पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, या मेरा क्या आइडियोलॉजी रहती है जब भी मैं एक ईवी चलाता हूँ, तो मैं स्पीड पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं फोकस करता हूँ एवरेज स्पीड पे। अब आप बोलोगे स्पीड और एवरेज स्पीड में अंतर क्या है। मान लो एक हाईवे की स्पीड लिमिट है 120 की, आप उस पर 120 130 चला रहे हो, बट इंडिया के अंदर ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप 1 घंटे 120 130 आप उसे कांस्टेंट चला सको, चाहे क्रूज कंट्रोल चाहे अडास के भरोसे। पहली बात तो इसमें है नहीं, बट मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, अगर आपने कोई महंगी ईवी प्लान करी है या ले रखे हो या लेने वाले हो या कुछ और चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, अगर आप 120 भी चलाओगे ना कांस्टेंट, तो आपको जो एवरेज स्पीड मिलेगी वो लगभग 100 की मिलेगी, 20 किलोमीटर कम ही आएंगे। तो इसीलिए मैं इस गाड़ी को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे नहीं चलाता हूँ, चलाता हूँ तो सिर्फ 80 से 85, बट ये मेक श्योर करता हूँ कि 80 किलोमीटर की स्पीड से अगर मैं चला रहा हूँ ना, तो सामने कोई भी आ जाए, मैं ऐसा सिचुएशन कैलकुलेट करूँगा कि मेरी गाड़ी में कम से कम ब्रेक लगे। दूसरा, 80 किलोमीटर तो मेंटेन ही रहे, ताकि मुझे कहीं ना कहीं क्लोज टू 1 घंटे में 70 किलोमीटर जो है ये गाड़ी निकाल के दे दे। एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, 1 घंटे में 70 हो जाए। मैं 100 चलाऊंगा, ब्रेक लगाऊंगा, फिर 90 चलाऊंगा, फिर ब्रेक लगाऊंगा, कोई आ जाएगा, ओवरटेकिंग लेन में कुछ चलाते हैं, ट्रक, पता नहीं क्या क्या नहीं, इंडियन हाईवेज पे, एक्सप्रेसवेज पे वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक थोड़ा सा है। बाकी पेट्रोल डीजल में ये सब इशू नहीं आता है, जो कि मुझे है पर्सनली। बाकी और टियागो ईवी के बारे में अगर आप मुझसे तारीफ के बारे में पूछोगे ना, सस्पेंशन चुम्बेश्वरी, इतने बढ़िया सस्पेंशन, स्टीयरिंग बहुत ही बढ़िया, ईएससी कमाल का काम करता है, ब्रेक्स कमाल के हैं। कई लोग बोलते हैं, जिसमें ईवीज में बेसिकली कंपनीज आजकल क्या है, लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर ऑफर कर रही हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक लगाते हैं तो टायर स्किड मारते हैं। ये कॉन्टिनेंटल के टायर डले हुए हैं। पर्सनली बताऊं, इतने महंगे टायर पहली बार मैंने जो है अफोर्ड करे हैं, बेसिकली अफोर्ड तो क्या कह रहा हूँ, पहली बार डलवाए हैं। सिंगल इशू नहीं, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, टायर की क्वालिटी, जितनी बात करोगे उतनी कम है। और टाटा में जो वेट है ना, वो आपको चलाते टाइम फील होगा, सेफ्टी वगैरह सब कुछ फील होगी। बाकी घिसने वाले बहुत कम चीज़ें हैं। मैं बातें करूंगा ना ईवीज के ऊपर तो कम, पूरा दिन कम पड़ जाएगा, बहुत लंबी भी वीडियो हो चुकी होगी। बाकी कुछ और आपके मन में सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर से पूछना। बाकी ऐसा कुछ और जो मुझे लगता है कि मैं भूल चुका हूँ, तो देखो ईवीज में आप मॉडिफिकेशन वगैरह कम ही कराना, इलेक्ट्रिकल आइटम ज़्यादा मत छिड़वाना, जो कि मुझे ऐसा लगता है छिड़वाओ भी तो प्लग एंड प्ले वाला ऑप्शन रखोगे, लो वोल्टेज वाले सिस्टम पे काम करोगे, ज़्यादा सही रहेगा। ईवीज में एक इशू और है, टॉप स्पीड को लेके बहुत ज़्यादा लोग चर्चा करते हैं, जहाँ पे BE6 XCV9 जो बोर्न ऑन ईवीज हैं वो आपको 200 प्लस की टॉप स्पीड दे रहे हैं। वहीं टाटा जैसी गाड़ियाँ, जो टाटा की मतलब इंडिया के अंदर जो रिवॉल्यूशन क्रिएट करा ईवीज के अंदर, वो टाटा को शेयर जाता है उसका, वो गाड़ियों को अपनी के स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा नीचे लगा देते हैं। इनफैक्ट किया कि EV6 सिर्फ 192 जाती है, महिंद्रा की ईवीज जो हैं 200 प्लस चली जाती हैं, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्लाइटली अबव होना चाहिए।
वैसे तो इतनी कोई चलाएगा नहीं, बट हाँ कभी किसी को ऐसा फील करना हो, पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी गाड़ी देखो 150 160 180 तो चलाई है, बट 200 प्लस गाड़ी जब जाती है ना तो थोड़ा सा फील करना है कि कैसा चलता है मामला सारी चीज़ों के अंदर। बाकी और कुछ गाड़ी के बारे में ऐसा जो मुझसे रह गया हो, सब कुछ ही कवर कर दिया है, जो भी सवाल पूछे गए थे। चार्जिंग इंफ्रा के बारे में बता दिया, अर्थिंग को लेके लोग बोलते हैं, कई मैंने अर्थिंग के बारे में भी आपके साथ शेयर करा है कि अर्थिंग वगैरह को लेके भी लोग बोलते हैं कि भाई अर्थिंग कैसे करेंगे, चार्ज कैसे करेंगे। आजकल सब चीज़ के सॉल्यूशन मार्केट के अंदर आ चुके हैं। वीडियो देखनी है वीडियो देख सकते हो, साथ में अर्थिंग करनी है तो 15-20 रुपये का जुगाड़ है। अगर आपको देखना है तो चलो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको लगे हाथ। ये रहा है, थोड़ा सा आवाज़ वगैरह में अगर डिस्टर्ब ना हो तो चलो दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल सा आइडिया है। लोग किट वगैरह बेचते हैं, आप किट वगैरह मत खरीदो, आप सिर्फ एक छोटा सा ये जुगाड़ ले सकते हो। अब आप बोलोगे ये जुगाड़ है क्या, तो इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं क्लोजअप में दिखाऊं, नॉर्मल 1.5 mm का जो कॉपर वायर है वो है, और अगर आप ये देखोगे, ये भाई प्योर कॉपर की रॉड है जो कि आपको लगभग 50 रुपये के अंदर मिल जाएगी। 150 रुपये से भी कम का सौदा है। मिट्टी में गाड़ो, मान लो कहीं ऐसी जगह पे आए हुए हो जहाँ पे सॉकेट वगैरह आपको मिल जाता है, और इस तरीके का अगर मिट्टी मिलता है, ऐसे गाड़ो, लो बन गई आपकी अर्थिंग। इतना सिंपल सा तरीका आपको ये चीज़ में मिलने वाला है। इसको मैं हमेशा अपनी गाड़ी के अंदर कैरी करता हूँ, तो ये चीज़ है। बाकी एक चीज़ और आपकी क्लियर कर देता हूँ, अगर आप छोटी ईवी से ले रहे हो तो फैमिली के साथ लंबा तभी जाना जब आपको सारी चीज़ों के बारे में पता हो, मत जाना अन्यथा, तो वो चीज़ ध्यान रखना। बाकी और कुछ सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कुछ अगर आपको स्पेशल लगे तो फिर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। बाकी कुछ चीज़ें मेरे से मिस भी हो गई होंगी, कुछ मैं और भी बताना चाहता हूँ, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो बताऊँगा। बाकी सर्विस कॉस्ट वगैरह, चलाने का खर्चा, बैटरी, हाँ एक मेन मुद्दा रह गया जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो वो ये है, मान लो गाड़ी की वारंटी आपको मिल रही है, जैसे टाटा वगैरह, आजकल कई ब्रांड लाइफ टाइम पे भी आ रहे हैं, बट अगर आप स्पेशली टाटा की इस सेगमेंट की गाड़ी की बात करोगे तो 1,60,000 और 8 साल की वारंटी मिलती है। अब आप में से कई लोगों को लगेगा, मान लो 8 साल रखने के बाद अगर ऐसा हो कि मेरी गाड़ी 150 किलोमीटर पे आ जाए और मेरा मन है कि अगर 10-20 हज़ार रुपये लगा के मैं रेंज को रीस्टोर कर पाऊँ, तो क्या ऑप्शन है? डेफिनेटली है, बट आज की डेट में वो एक्सपेंसिव है। भले ही सेल इतना एक्सपेंसिव ना हो, बट सेल को चेंज कराने का जो खर्चा है, उसका लेबर चार्ज है, वो एक्सपेंसिव है। ऑनेस्टली बताऊं, अभी मैंने अपनी गाड़ी का बैटरी पैक के जो कनेक्टर वगैरह हैं वो वारंटी के अंदर चेंज कराए। कनेक्टर सिर्फ 7-8 हज़ार के हैं, बट जो लेबर कॉस्ट उस पर लगी, जो इंजीनियर का चार्ज उस पर लगा, ऑलमोस्ट 14,000 रुपये का था। तो वो ऐसे चार्जेस हैं जो कि मुझे लगता है ईवीज उस टाइम पे एक्सपेंसिव पड़ सकती है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, ओवर द टाइम जैसे जैसे यूज़ करूँगा आपके साथ शेयर करूँगा, तो वो वाली चीज़ है। बाकी और तो नो डाउट एसी बढ़िया काम करता है, पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लाइटली आपको ऐसा लगेगा कि भाई काम नहीं करता है, बट हाँ आपको कभी भी गर्मी नहीं लगेगी, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर जो है बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आप ज़रूर से याद रखना। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो, स्पेशल जवाब लेना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखो। हो सकता है कुछ मेरे से मिस हो गया होगा, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाने के लिए। बट बाकी तो मैंने ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो कवर कर चुका हूँ। अफोर्डेबल सेगमेंट में टाटा से ना ईवीज में जीतना मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है, बट टाटा अपने इश्यूज़ को सॉल्व करे। 2-3 जो मैंने वीडियोस के अंदर ओवर द टाइम क्वेश्चन लगाए हैं टाटा पे, वो टाटा अपने साथ सॉल्व करे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।